जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर राहु और केतु के संपूर्ण गोचर फल के बारे में। मायावी राहु, मोक्षकारी केतु वर्ष 2025 में आपकी राशि या आपके लग्न से किन भावों में बैठे हुए हैं, किन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। राहु केतु को समझने के लिए सबसे ज़्यादा सरल तरीका यही है कि सबसे पहले राहु को देखो, वो किस भाव में है, किस ग्रह की राशि में है, उसके साथ क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, या जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है उसकी स्थिति क्या है। वहीं से आपको राहु केतु समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चक्कर में लग जाएंगे कि वो मेरा राहु उच्च का है या नीच का है, तो ये तो अलग अलग शास्त्रों में इसमें भी विवाद है। कोई वृषभ में राहु को उच्च कह रहा है, कोई मिथुन में बता रहा है। जबकि एक तरफ कहते हो कि राक्षसी ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं। जब राक्षसी और छाया हैं तो भाई उनको स्थान कैसे दे दिया, फिर उसके स्वराशि और उच्च कहाँ से आ गए। इसलिए राहु केतु को समझने के लिए वही नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं, उन्हीं से आपको परिणाम मिल जाता है। आपको ज़्यादा उसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। अगर इसको लगन से देखना चाहते हैं कि कर्क लगन से अगर हम देखें तो कैसे देखें, अगर आपको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप उसको कर्क लगन से देखें, अन्यथा कर्क राशि से ही देखें। आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले राहु के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ष 2025 के अंदर राहु की पोजीशंस, जब हम जनवरी का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि राहु आपकी राशि से 9th हाउस में ट्रांजिट करते हुए हमें दिखाई दिए। अब नौवा घर भाग्य का है, नौवा घर धर्म का है, वहां पर वो गुरु की राशि में है। इसलिए गुरु की राशि जो 12 नंबर की राशि है, इसको हम आध्यात्म से भी जोड़ते हैं। यानी यहां से हमें कह सकते हैं कि अगर राहु 9th हाउस में आया है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है जो पूजा पाठी नहीं भी होता है, जो नास्तिक होता है, जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है, वो भी उस तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वो भी ईश्वर के रास्ते पे चल देता है, उसका भी धर्म के प्रति ये विश्वास बढ़ जाता है, वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये नवम भाव हमारे धर्म का भाव है। और धर्म के भाव में जब एक मोक्ष त्रिकोण राशि पड़ती हो जो गुरु की राशि हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन में आस्तिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला, ईश्वर के प्रति ध्यान करने वाला, तो बहुत बार किसी प्रकार के गुरु का मिल जाना, पूजा पाठ का आरंभ होना भी ऐसी स्थिति में देखा गया। नवम भाव में सामान्य तौर पर राहु को एक अशुभ ग्रह मानते हुए कहा गया है कि यह ग्रह आपके भाग्य में संघर्ष को बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि नौवा भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, इसलिए ये बहुत हद तक बेहतर भी है। यहाँ पर राहु 18 मई तक रहेंगे और लगभग लगभग देखें तो 16 मार्च तक राहु उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। यानी राहु का शनि के नक्षत्र में जाना कोई बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि कर्क राशि या कर्क लगन के लोगों के लिए जो शनि है वो सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। और देखा जाए तो 29 मार्च तक शनि की 7.5 शनि की ढैया भी आपको चल रही है। यानी 16 मार्च तक की स्थिति राहु के नवम भाव में बैठकर शनि के नक्षत्र में जाते हुए कोई बहुत शुभ स्थिति को नहीं दर्शा रही है। हालांकि राहु यहाँ 18 मई तक रहेंगे, लेकिन 16 मार्च के बाद ये बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति दो तरीके से राहु से जुड़ा हुआ है, इसको आप समझें कि राहु नवम भाव में गुरु की राशि में, वो गुरु कहाँ है, एकादश भाव में, लाभ के भाव में, और गुरु के ही नक्षत्र में राहु है। इसलिए हम कह सकते हैं भी 16 मार्च के बाद की स्थितियां आपके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जा सकती हैं कि लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स राहु की वजह से है या राहु 9th हाउस में बैठ के प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में जहां नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो मार्च के महीने में शनि की ढैया भी आपके जीवन से जाएगी। यानी मार्च के बाद का जो महीना है वो कर्क राशि के जातकों के लिए फिर भी बहुत हद तक बेहतर है। लेकिन बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, समस्या अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ होने वाला है एक ऐसा परिवर्तन कि जिस स्थान पर शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से 8वें घर में था, अब उस स्थान को शनि ने तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह राहु ने ले ली। यानी पहले एक डिफ़िकल्ट प्लैनेट वहाँ था, अब दूसरा डिफ़िकल्ट प्लैनेट
राहु वहां पर एंट्री कर रहा है कि ये राहु अब आपकी राशि से अगर देखें तो 8वें घर के अंदर ट्रांजिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 8वां भाव अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव है। अगर शनि वहां चलता है तो प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन करता है, और राहु अगर वहां चलता है तो कहते हैं राशि लगन से 8वें घर का राहु भय, चिंता, अकारण समस्याएं, सडन लॉस, परेशानी देने में सक्षम है। क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है, चंद्रमा आपके लग्न का मालिक है, उससे 8वें घर में गया हुआ अशुभ ग्रह है। क्योंकि राहु हो या शनि हो, ये दोनों ही चंद्रमा के शत्रु हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम का राहु हो, केतु हो या शनि की 7.5 हो, ये तीनों ही चीज उसके जीवन में डिफिकल्ट होती हैं। क्योंकि आपकी राशि या लग्न के लिए शनि और राहु बिल्कुल भी मित्र नहीं माने जाते हैं। अब राहु 8th हाउस में जाता है, शनि वहां से निकल जाता है। राहु शनि की राशि में है और शनि 9th हाउस में है, यानी पोजीशन सिर्फ बदली है। मुझे नहीं लगता है हालात कुछ बदल देंगे। इसके पीछे रीजन ये है, पहले जहां शनि था और राहु थे, इनका सिर्फ एक स्थान बदला है कि राहु की जगह शनि पहुंच गया और शनि की जगह राहु आ गए। शनि की ढैया भले ही खत्म हो गई, लेकिन अभी भी 8th हाउस का मालिक कौन है? शनि है। 8th हाउस में राहु है, 8th लॉर्ड शनि है, राहु शनि की राशि में है और शनि 9th हाउस में है। इसलिए ये राहु और ये शनि की जो पोजीशंस हैं, ये आपके भाग्य और अष्टम से संबंधित हैं, यानी लगातार भाग्य में संघर्ष होना। 18 मई के बाद जब इनका राशि परिवर्तन राहु का यहाँ होगा तो उस दौरान वो बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। थोड़ा बहुत नक्षत्र वाइज सोल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज चंद्रमा से अष्टम का राहु हो या शनि हो, इसे किसी भी शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं कहा गया। यह है एक गोचर का परिणाम जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप अगर इसको ये समझ रहे हैं कि ये मेरी पूरी कुंडली का फलित है तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। क्योंकि गोचर है 20 से 30% का फर्क होता है, बाकी 70% आपकी क्या दशा है, क्या हॉरोस्कोप है, क्या लग्न कुंडली है, क्या नवांश है, क्या दशमांश है, क्या ग्रहों की डिग्रियां हैं, उनका क्या बल है, पूर्ण रिजल्ट वहां से मिलेगा। लेकिन गोचर का रिजल्ट हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी संतुष्टिदायक स्थिति को नहीं दिखाता। अब राहु भी यहाँ शनि जैसा ही वर्क कर रहे हैं, इसलिए राहु का ट्रांजिट खास तौर पे अगर देखा जाए तो 18 मई के बाद जो चेंज होगा और अष्टम भाव में जाएगा, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये लाइफ के स्ट्रगल को वैसा ही रखेगा जैसा आपके साथ शनि की ढैया में चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आती है केतु की बारी कि केतु ग्रह राशि से 3rd हाउस के अंदर है और तीसरा घर हम हमेशा से क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया, किसी प्रकार का लाइफ में चेंजिंग, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन या ट्रांसफर्स के लिए देखते हैं। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम करने वाला प्लैनेट होता है ये केतु। जब तक आपके 3rd हाउस में रहेगा, अवश्य ही आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति या टेक्नोलॉजी को जोड़कर काम कराने में सक्षम होगा। व्यापार कर रहे हों चाहे नौकरी कर रहे हों, दोनों ही स्थितियों में ये केतु का यही रोल यहाँ माना जाता है। 18 मई तक केतु यही है, आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर है, यानी केतु की पोजीशंस कोई खराब पोजीशंस में नहीं है। लेकिन जब 18 मई के बाद केतु का राशि परिवर्तन होता है तो केतु पहुंचते हैं अब राशि से दूसरे घर के अंदर। दूसरा भाव जिसको हम धन, कुटुंब, वाणी, बोलचाल, अनुशासन, नियम, हमारा फेस, 2nd हाउस में आता है। दूसरे घर में अगर केतु गया है तो इस दौरान आंखों की प्रॉब्लम, दांत की प्रॉब्लम, नासिका से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन पे कोई प्रॉब्लम, चेहरे से संबंधित कोई समस्या ये देने में सक्षम है। बहुत बार आंखों का चश्मा नंबर बढ़ जाना या चश्मा लग जाना भी ऐसी स्थिति में दिखता है। केतु 2nd हाउस में है, सूर्य की राशि में है, सूर्य उनके लिए शत्रु हैं, इसलिए अपनी वजह से धन हानि ना करें, अपनी बोलचाल से धन हानि ना करें, अपनी बोलचाल से संबंध खराब ना करें। खराब खान पान का भी कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है कि राहु केतु जब भी 2-8 एक्सेस पर दिखाई देते हैं तो ये आपके जीवन में एक कहते हैं खराब खान पान का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है।
कि इस दौरान मैंने जीवन में खराब खान पान शुरू किया, इस दौरान जीवन के अंदर खराब हैबिट्स मेरे जीवन में आई, मेरा अनुशासन बिगड़ा, मेरे परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब हुए, वो भी ऐसी ही स्थिति में देखा जाता है। इसलिए बहुत हद तक बहुत सावधानी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि केतु जिस भाव में है, इस दूसरे भाव को हम मारक भी कहते हैं। और मारक का मतलब ये नहीं है कि मारक ही होगा, संबंधों का भी मारक होता है, धन का भी मारक होता है, स्वास्थ्य का भी मारक होता है, सम्मान का भी मारक होता है। तो दूसरे घर में केतु जब शत्रु की राशि में हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए ये राहु केतु एक्सेस बहुत हद तक सूटेबल नहीं है। और जब राहु और केतु की इस तरीके की स्थितियां हो तो मैं आपको कहूँगा आप अपने जीवन में रोजाना रुद्र गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से रोजाना 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए तो भी इसी मंत्र के साथ चढ़ाइए। शिवलिंग के पास बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं, घर पे बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र जाप को करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु की पीड़ा वर्ष 2025 में आपको ना घेरे और आपको परेशान ना करे, तो ये उपाय करने अनिवार्य हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम तो होगी, और उसका फिर निदान सिर्फ यही होगा कि 10 जगह ज्योतिषियों के पास जाओगे, ये हो गया वो हो गया, या उसको कोसोगे। उससे ज़्यादा बढ़िया उस चीज़ को समझो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देगा, इसका सलूशन ये है, उस उपायों को करो और जीवन में आगे बढ़ो। जय श्री राम।